जब एक दलित डीएम को ठाकुरों ने गांव में घुसने से रोका। लखनऊ की सड़कों पर आज नीला तूफान उठा था। सैकड़ों गाड़ियां झंडों से सजी, नारों से गूंजती। लोग कहते हैं जब सरकार की नींद उड़ जाती है तो इसका मतलब एक ही होता है, कविता भील आ चुकी है। वो लड़की जिसके नाम से कमिश्नर कांपते हैं, वो बेटी जिसे देखकर थाने के दरवाजे खुद खुल जाते हैं। और आज वो किसी नेता के लिए नहीं बल्कि एक दलित डीएम के लिए उतर आई है मैदान में। पर कहानी शुरू होती है एक गांव से जहां संविधान की किताबें धूल खा रही थीं और जातिवाद खुलेआम चल रहा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले सोनगढ़ में पिछले साल ही एक नया जिलाधिकारी तैनात हुआ था। नाम था आरव वाल्मीकि। बचपन से अंबेडकरवादी था। माता पिता ने मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, फिर वो कठोर संघर्ष के बाद जिलाधिकारी नियुक्ति हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि अब कुछ बदलेगा, पर गांव के ऊंची जाति के ठाकुरों को बात कुछ जमी नहीं। आरव की नियुक्ति होते ही जिले में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, सुना है नया डीएम चमार जात का है। अब ये चमार साहब क्या चलाएंगे जिला? सरकार ने भी मजाक बना रखा है। आरव ने इन बातों को नजरअंदाज किया। वो बाबा साहेब की बातों पर यकीन रखता था। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पर किसे पता था संघर्ष इतना गहरा होगा कि उसकी नौकरी तक डगमगा जाएगी। एक दिन खबर आई, बिशनपुर गांव में दलितों के घरों को घेरकर ठाकुरों ने पानी का कनेक्शन काट दिया। गांव की गलियों में लिखा गया, नीची जात वालों का प्रवेश वर्जित। डीएम आरव को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने तुरंत गाड़ी मंगवाई। मैं खुद जाऊंगा उस गांव में, उन्होंने कहा। पर सचिव बोला, सर वहां माहौल बिगड़ा हुआ है, ठाकुर बहुत ताकतवर हैं। आरव मुस्कुराया, संविधान ताकतवर है, ठाकुर नहीं। अगली सुबह आरव वाल्मीकि सरकारी गाड़ी से बिशनपुर पहुंचे, पर जैसे ही गांव के मुख्य गेट के पास पहुंचे, सामने लाठियों से लैस ठाकुर खड़े थे। एक ने गाड़ी के सामने आकर कहा, डीएम साहब, आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं, ये ठाकुरों का इलाका है। आरव ने शांति से कहा, ये भारत है, ठाकुरों का इलाका नहीं, संविधान का इलाका है। पर वो भीड़ गरज उठी, चमारों को नहीं घुसने देंगे, ये हमारा गांव है। गाड़ी के शीशे पर पत्थर फेंके गए, ड्राइवर डर गया। आरव ने फोन निकाला, एसपी को बुलाओ, पर फोन तक नहीं लगा। सारे नेटवर्क डाउन थे, जैसे पूरा सिस्टम किसी अदृश्य ताकत के नीचे दबा हो। आरव अगले दिन कार्यालय पहुंचे तो फाइलों का ढेर मिला। एक फाइल के ऊपर नोट था, बिशनपुर मामले पर हस्तक्षेप रोकें, ऊपर से आदेश है। आरव समझ गए, सत्ता जात के साथ है, संविधान के साथ नहीं। उन्होंने कमिश्नर को फोन किया, सर, एक डीएम को अपने ही राज्य में रोका गया और आप चुप हैं? कमिश्नर हंसकर बोले, आरव जी, ज्यादा भावुक मत बनिए, गांव में शांति बनी रहनी चाहिए। आरव बोले, शांति नहीं सर, शोषण है, ऊपर से दबाव है, कमिश्नर ने धीमी आवाज में कहा और फोन काट दिया। 3 दिन बाद आरव वाल्मीकि को सरकारी पत्र मिला, आपको प्रशासनिक अस्थिरता फैलाने के आरोप में निलंबित किया जाता है। कुर्सी खामोश थी, पर दीवारें बोल उठीं। आरव ने सोचा, क्या नौकरी इसलिए की थी कि सच्चाई पर समझौता करूं? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज भी इस देश में जाति के नाम पर किसी को रोका जा रहा है, तो इस वीडियो को यहीं मत रोकना। लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय भीम, अगर तुम भी संविधान के साथ खड़े हो। पर वो अकेला था। सहकर्मी बोले, सर छोड़ दीजिए, कौन कविता भील आ जाएगी आपकी मदद को। आरव के होंठ थरथराए। वो नाम जैसे आसमान से उम्मीद की एक किरण बनकर गिरा। रात के 10 बजे थे। आरव ने कांपते हाथों से एक नंबर मिलाया। हेलो, कविता दीदी बोल रही हैं? दूसरी तरफ से दृढ़ आवाज आई। हाँ बोलो, कौन? दीदी, मैं आरव वाल्मीकि, सोनगढ़ का डीएम था। मुझे गांव में घुसने नहीं दिया गया, अब निलंबित कर दिया गया है। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर उस तरफ से सिर्फ एक वाक्य आया, ठीक है मैं बात करती हूँ। सुबह 9 बजे कमिश्नर के फोन की घंटी बजी। हेलो, मैं कविता भील बोल रही हूँ। कमिश्नर का चेहरा सफेद पड़ गया। कविता जी प्रणाम, आप कैसे हैं? आपके अधिकारियों ने मेरे भाई को सस्पेंड कर दिया, जिसे संविधान ने न्याय का हक दिया, और आप कह रहे हैं शांति बनी रहनी चाहिए। कमिश्नर ने हकलाते हुए कहा, ऊपर से दबाव है कविता जी, मैं मजबूर हूँ। कविता की आवाज गूंज उठी। मजबूर तो वो होता है जिसके पास संविधान नहीं होता। आपके पास तो कुर्सी है पर हिम्मत नहीं है। कमिश्नर ने बात टालनी चाहिए। कविता जी देखिए, आप शांत रहिए। कविता बोली,
मैं शांत रहूंगी पर सत्ता नहीं रहने दूंगी। कल लखनऊ पहुंच रही हूं अपने साथ 200 गाड़ियों के काफिले के साथ। अगले दिन सुबह 7 बजे राजस्थान से शुरू हुआ वो काफिला। 2 नीली झंडियों से सजी गाड़ियां, हर गाड़ी पर लिखा था, हम हैं बाबा साहेब की संतानें। कविता भील की कार के बोनट पर नीला झंडा लहरा रहा था। लोग सड़क किनारे खड़े जय भीम के नारे लगा रहे थे। सरकार के खुफिया विभाग ने रिपोर्ट भेजी, कविता भील का काफिला सोनगढ़ की ओर बढ़ रहा है, हजारों समर्थक साथ हैं, प्रशासन सतर्क रहे। मुख्यमंत्री तक को रिपोर्ट पहुंची, सर लगता है हालात बिगड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कविता भील से उलझना ठीक नहीं होगा, लेकिन रोकना जरूरी है। कविता भील का काफिला लखनऊ पहुंचा। सीमा पर बैरिकेडिंग लगी थी। डीएसपी ने कहा, मैडम आदेश है, आपको यहीं रोकना होगा। कविता मुस्कुराई, आदेश संविधान का आदेश है या सत्ता का? सरकार का मैडम। तो सुन लो, मैं सरकार नहीं संविधान से चलती हूँ। वो गाड़ी से उतरी, आसमान की ओर हाथ उठाया, हम वो चमार नहीं जो झुक जाएं, हम वो चमार हैं जो इतिहास लिख जाएं। पूरा काफिला जय भीम कहने से गूंजा। पुलिस भी हट गई। कमिश्नर का फोन आ गया, मैडम आप जाइए मत, मैं डीएम को वापस नौकरी पर रखवा दूंगा। कविता बोली, नौकरी बाद में मिलेगी, पहले इंसानियत मिले। हम उस गांव में जरूर जाएंगे जहां हमारे डीएम को अपमानित किया गया। रोक पाओ तो रोक लो। कमिश्नर हकलाने लगा, मैडम मजबूरन हमें लाठी चार्ज करना पड़ेगा। कविता हंसी, बाबा साहेब की बेटी से टकराने की हिम्मत नहीं तुम्हारे डंडों में। आज अगर लाठी उठी तो कल पूरा लखनऊ उठेगा। इतिहास लिखेंगे आज, या तो कविता भील सुधारेगी या मिटेगा ये जातिवाद। कमिश्नर ने फोन रखकर एसपी से कहा, सर लगता है आज लखनऊ नीला हो जाएगा। एसपी बोला, हमारे पास आदेश नहीं पर डर बहुत है। ये वही कविता भील है जिसने 2 साल पहले मंत्री को माफी मंगवाई थी। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई, कविता भील को हर हाल में रोको। पर सचिव बोला, सर लोग उसे नेता नहीं देवी मानते हैं, रोके तो भीड़ टूट पड़ेगी। शाम होते होते लखनऊ की सड़कों पर नीले झंडों की लहर थी। संगठनों के अध्यक्ष, छात्र संघ, सामाजिक कार्यकर्ता सब कविता भील के साथ थे। लोगों के गले में अंबेडकर की तस्वीरें थीं। हर ओर नारा गूंज रहा था, हम संविधान वाले हैं, डरते नहीं हैं। कविता दीदी जिंदाबाद। लखनऊ की सड़कों पर आज कोई आम भीड़ नहीं थी, वो संविधान की आवाज थी जो अब दबने वाली नहीं थी। कविता भील अपने 200 गाड़ियों के काफिले के साथ निकली। कविता भील की कार आगे थी, बोनेट पर नीला झंडा, बगल में संविधान की किताब रखी थी। पीछे हजारों गाड़ियां जिन पर लिखा था, हम हैं बाबा साहेब की औलाद, अब नहीं होगा अत्याचार बर्दाश्त। गाड़ियों में बैठे लोग जय भीम के नारे लगा रहे थे। हर गली, हर चौराहे पर लोग फूल बरसा रहे थे। कविता की आंखें गंभीर थी। वो धीरे से बोली, आज हम सिर्फ अपने डीएम के लिए नहीं लड़ रहे, हम उस हर इंसान के लिए लड़ रहे हैं जिसे जाति ने कैद किया है। साथ बैठा कार्यकर्ता बोला, दीदी सरकार ने भारी पुलिस लगा दी है गांव की ओर, रास्ते बंद हैं। कविता बोली, रास्ते बंद नहीं होते, हिम्मत बंद होती है। हमारे रास्ते बाबा साहेब ने खोल रखे हैं। बिस्नपुर गांव का दृश्य भयावह था। गांव के मुख्य दरवाजे पर रस्सियां बांध दी गई थीं। लकड़ी के तख्ते जड़े हुए थे। उन पर सफेद रंग से लिखा गया, चमारों का प्रवेश वर्जित। ठाकुर अपने डंडों और बंदूकों के साथ खड़े थे। उनके नेता रघुवीर सिन्हा गरज रहे थे, अगर चमारों का काफिला इस गेट से घुसा तो इस बार खून बहेगा। उनके पीछे पुलिस खड़ी थी मगर खामोश। एसपी ने धीरे से कहा, सर मामला बिगड़ जाएगा। रघुवीर सिन्हा बोला, ये ठाकुरों का इलाका है, कानून हम हैं। उसी वक्त ठाकुर का फोन बजा। कमिश्नर था। रघुवीर जी, कविता भील का काफिला आपके गांव की ओर बढ़ रहा है, उन्हें मत रोकिए वरना हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। रघुवीर सिन्हा गुस्से में बोला, कमिश्नर क्या हम ठाकुर किसी चमार से डर जाएंगे? हमारी रगों में खून उबाल खाता है। कमिश्नर बोला, मैं चेतावनी दे रहा हूं, कविता भील का नाम अगर आपने नहीं सुना तो आज सुन लोगे। वो रुकती नहीं, सरकारें झुकती हैं। रघुवीर हंसा, तो झुकने दो सरकार को, पर हम नहीं झुकेंगे। फोन कट गया। उधर लखनऊ के सचिवालय में अफरा तफरी थी। मुख्यमंत्री की टेबल पर रिपोर्ट आई, कविता भील के साथ पासवर्ड्स गाड़ियों का काफिला निकल चुका है, हर जिले से संगठन जुड़ रहे हैं, माहौल विस्फोटक हो सकता है। मुख्यमंत्री ने माथा पकड़ा, क्या इस लड़की का कोई अंत नहीं? सचिव बोला, सर वो संविधान को हथियार बनाकर चलती है, उसे रोकना मतलब देश को हिला देना। मुख्यमंत्री चुप रह गए। काफिला बढ़ता गया, लोगों की भीड़ बढ़ती गई।
हर गांव में लोग सड़क पर उतरकर कविता का स्वागत करने लगे। एक जगह कविता ने गाड़ी रुकवाई और बोनट पर खड़ी होकर बोली, आज अगर एक डीएम को रोका गया है तो कल तुम्हारे बच्चे स्कूल से निकाले जाएंगे। याद रखना, संविधान किताब नहीं, हथियार है, और जब संविधान की बेटी निकल पड़ती है तो सत्ता कांपती है। भीड़ दहाड़ उठी, जय भीम, जय भीम। कमिश्नर ने एसपी को फोन किया, कविता भील के काफिले को गांव के पास रोको पर लाठीचार्ज मत करना। एसपी ने जवाब दिया, सर भीड़ 10,000 से ज्यादा है, पुलिस के पास ऑर्डर है लेकिन हिम्मत नहीं। कमिश्नर की आवाज कांप गई, इतिहास गवाह रहेगा, अगर आज कविता भील रुक गई तो संविधान मर जाएगा। गांव के बाहर तनाव चरम पर था। कविता भील का काफिला चौराहे पर पहुंचा। सामने एसपी खड़ा था। मैडम, सरकार का आदेश है, काफिला यहीं रुकेगा। कविता ने आंखों में तेजी भरते हुए कहा, सरकार का आदेश नहीं, जनता का सवाल है। आज अगर हम रुक गए तो हर दलित पीढ़ी गूंगी हो जाएगी। एसपी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम मुझे आदेश है। कविता बोली, मुझे संविधान का आदेश है, किसी को भी नागरिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अब बताइए, आपका आदेश बड़ा या संविधान? एसपी कुछ नहीं बोला। कविता ने माइक पकड़ा और काफिले से कहा, साथियों गाड़ियां आगे बढ़ाओ, आज इतिहास लिखेंगे। गाड़ियों के इंजन गरजने लगे, लोगों ने नारे लगाए, बाबा साहेब अमर रहें, कविता दीदी जिंदाबाद। एसपी चिल्लाया, रोक लो, लाठी चार्ज के आदेश हैं। पर पुलिस वालों ने डंडे नीचे रख दिए। एक कांस्टेबल बोला, सर ये वो भीड़ नहीं जिसे रोका जा सके, ये संविधान की सेना है। एसपी ने सिर झुका लिया। इतिहास पलट गया। पहली बार पुलिस ने जनता के आगे हथियार झुका दिए। कविता भील की पहली गाड़ी गेट तक पहुंची। रस्सियां लटकी थीं। तख्तों पर लिखा था, चमारों का प्रवेश वर्जित। कविता ने उतरकर तख्ते को अपने पैर से तोड़ा और बोली, जहां संविधान का नाम मिटाने की कोशिश होगी वहां कविता भील होगी। भीड़ ने नारों की गूंज से आसमान हिला दिया। जय भीम, जय भीम। गांव के ठाकुर हैरान थे। कविता भील का नीला तूफान दीवारों को पार कर चुका था। रघुवीर सिन्हा के हाथ से डंडा गिर गया। वो बड़बड़ाया, इतनी भीड़, ये तो सरकार गिरा देगी। कविता सीधा चली उस घर की ओर जहां निलंबित डीएम आरव वाल्मीकि बैठे थे। वो दरवाजे पर आए और अचानक फूट फूट कर रो पड़े। दीदी, मैं जिला अधिकारी होकर भी असहाय था, मुझे गांव में घुसने नहीं दिया गया, मेरी डिग्रियां, मेरी निष्ठा सब व्यर्थ हो गईं। कविता ने उसका कंधा पकड़ा। आरव, जब न्याय कुर्सी से नहीं मिलता तो जनता अदालत बन जाती है। आज तुम्हारा न्याय जनता देगी। भीड़ चिल्लाई, आरव भाई को न्याय दो। कविता ने फोन निकाला, कमिश्नर मैं बिस्नपुर में हूं। क्या आप पहुंच गईं? हाँ, और अब 10 मिनट में पूरा प्रदेश देखेगा कि संविधान जिंदा है या नहीं। कमिश्नर हड़बड़ाया। मैडम मैं कोशिश कर रहा हूं। कविता बोली, कोशिश नहीं, फैसला चाहिए। 10 मिनट में डीएम को बहाल करो, वरना हम इस गांव को संविधान का प्रतीक बना देंगे। कमिश्नर घबराया। उसने मुख्यमंत्री को फोन किया, सर कविता भील गांव पहुंच गई हैं, ठाकुर पीछे हट रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री ने कहा, अब देर हो चुकी है, आदेश दो, डीएम की बहाली तत्काल हो। आरव वाल्मीकि को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है, उनका निलंबन रद्द किया जाता है। भीड़ झूम उठी। लोगों ने नारे लगाए, संविधान जिंदाबाद, कविता दीदी जिंदाबाद। डीएम ने कविता के पैरों में सिर झुकाया। दीदी, आपने वो कर दिखाया जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। कविता बोली, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, एक व्यवस्था की है। जहां भी शोषण होगा वहां कविता भील होगी। उधर ठाकुर रघुवीर सिन्हा भीड़ के बीच आया। उसकी आंखों में पछतावा था। दीदी, हमसे गलती हुई, हमने सोचा था जात से बड़ा कुछ नहीं, पर आज आपने दिखा दिया, संविधान सबसे बड़ा है। कविता ने कहा, गलती तब तक गलती है जब तक उसे सुधारा न जाए। अब इस गांव में नीच ऊंच का भेद मिटाओ और बाबा साहेब की प्रतिमा लगवाओ। ठाकुर ने हाथ जोड़ दिए, आज से इस गांव में कोई जाति नहीं, सिर्फ इंसानियत होगी। गांव के चौक में बाबा साहेब की तस्वीर रखी गई। कविता भील ने फूल चढ़ाए, डीएम ने संविधान की प्रति उठाई और पूरी भीड़ ने एक साथ नारा लगाया, जय भीम, जय भीम। संविधान हमारा शस्त्र है। लोगों की आंखों में आंसू थे। माताएं कविता के पैर छू रही थीं। एक छोटी ठाकुर लड़की आगे आई और बोली, कविता दीदी, आपने मेरे पापा का अहंकार तोड़ दिया, अब मैं दलित भाइयों के साथ पढ़ूंगी। कविता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी यही असली जीत है, जब दिल बदल जाए तब समाज बदलता है। पूरा प्रशासन गांव में मौजूद था। एसपी, एएसपी, थाना प्रभारी सब एक कतार में खड़े हुए। एसपी ने सलामी दी और बोला, मैडम
हमें गर्व है कि हमने संविधान की बेटी को देखा। कविता ने बस इतना कहा, जिस दिन पुलिस संविधान से चलेगी उस दिन कोई कविता भील नहीं निकलेगी। शाम ढल रही थी। नीला आसमान, धूल में लहराते झंडे। कविता गाड़ी में बैठी। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी अब मैं प्रण करता हूँ, इस देश के किसी भी दलित को झुकने नहीं दूंगा। कविता मुस्कुराई। यही तो सपना था बाबा साहेब का, कि हर दलित, हर बहुजन एक दिन खुद अपनी लड़ाई लड़े। काफिला चला। लोग जय भीम के नारों से आसमान भर रहे थे। गांव की दीवारों से चमारों का प्रवेश वर्जित मिट चुका था। अब वहां लिखा था, यह गांव संविधान का है। लखनऊ के समाचार चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज थी। कविता भील ने फिर रचा इतिहास। बिसनपुर गांव में डीएम आरव वाल्मीकि की बहाली, जातिवाद के खिलाफ नीला सैलाब। कमिश्नर ने ऑफिस में रिपोर्ट बंद की, धीरे से बोला, जिस सिस्टम को हमने ताकतवर समझा वो एक लड़की की आवाज से हिल गया। मुख्यमंत्री खामोश थे, फिर बोले, ये लड़की नहीं, संविधान की आत्मा है। कविता ने अपने वीडियो संदेश में कहा, आज का संघर्ष किसी जीत या हार का नहीं बल्कि चेतावनी का दिन है। याद रखना, जब तक भारत में जाति जिंदा है, कविता भील जिंदा रहेगी। अगर तुम भी चाहते हो कि हर दलित, हर बहुजन बिना डर के जी सके, तो इस आवाज को फैलाओ। इस वीडियो को अपने हर ग्रुप में भेजो, कमेंट में लिखो, संविधान हमारा शस्त्र है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, क्रांति की आवाज उठती है। जहाँ शोषण होगा वहाँ हम संविधान लेकर खड़े होंगे। जय भीम, जय भीम। नीले झंडे हवा में लहरा रहे थे। इतिहास के पन्नों में आज एक और नाम दर्ज हुआ, कविता भील, वो बेटी जिसने सत्ता को संविधान से झुकाया।